वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस एपीएलएल के ऑनलाइन एजुकेशन में। और जैसे कि सुरजीत सर बता रहे थे आपको जो कुछ भी कल हमने असाइनमेंट्स दिए थे वो होपफुली आपने वो असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस किए होंगे और उन क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करूंगा। आज का भी काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, तो प्लीज अपने पास नोटबुक और पेन जरूर से रखिएगा, जिससे कि जो कुछ भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखें और उसको एक बार चेकआउट करें कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। तो मैं चलता हूँ अपनी पीपीटी की तरफ। तो सबसे पहले हम आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कुछ भी मैंने आपको कल दिया था। तो उसको प्लीज ध्यान से अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने आंसर्स भी चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ गलत होता है आपका आंसर तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और तो जैसा कि फिर से मैं एक बार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ एपीएलएल के इस ऑनलाइन क्लास में अपनी पूरी एंटायर एपीएलएल की टीम की तरफ से। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर असाइनमेंट क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, जो हमारे कल के असाइनमेंट्स थे एमएस एक्सेस पार्ट 1 से रिलेटेड। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, होपफुली आप लोग ने किया होगा, तो मैं यहाँ पर वही आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था वो था राइट द स्टेप्स टू मेक अ टेबल इन एमएस एक्सेस। कोई भी टेबल आप कैसे बनाते हैं एमएस एक्सेस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने कल आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज दिखाई थी, तो आपको सिंपली क्रिएट टैब पे जाना है। तो टैब होता है क्रिएट टैब, तो उसके अंदर आपको टेबल्स का रिबन मिलेगा और टेबल्स में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, और एक जैसे नॉर्मल टेबल का होता है और एक टेबल डिजाइन का होता है। आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप टेबल बना सकते हैं बहुत आसानी से, और बहुत इजी होता है टेबल्स को क्रिएट करना एमएस एक्सेस में। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था नेम सम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। आपको कुछ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के नेम्स बताने थे। तो जैसा कि इसको भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि एमएस एक्सेस की तरह कौन कौन से वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप डीबीएमएस का यूज कर सकते हैं जिनमें। तो सबसे पहले जैसा कि मैं एमएस एक्सेस पढ़ा रहा हूं, तो एमएस एक्सेस खुद में एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू आप बहुत सारा डेटा मैनेज कर सकते हैं, उसको मतलब इंफॉर्मेशन के फॉर्म में अगर आप कोई भी डेटा चाहते हैं तो उस पर काम कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे काम होते हैं। एमएस एक्सेस के अलावा एमएस एसक्यूएल माई एसक्यूएल भी होता है, जो कि एक बहुत ही एडवांस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। एमएस एसक्यूएल के साथ साथ आपने ओरेकल का नाम भी सुना होगा होपफुली, और ओरेकल भी एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर की बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे हम काम कर सकते हैं और बहुत ही एडवांस लेवल पे इस पे काम होता है। फिर इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर होता है दैट इज एसक्यूएल सर्वर। ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एसक्यूएल सर्वर बनाया हुआ है और इसका बेसिकली नेटवर्किंग वगैरह पे भी काम होता है। तो इसमें भी आप बहुत सारा डेटा को मैनेज कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसके ऊपर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, आप क्वेरी रन करा सकते हैं। तो ये सारे काम होते हैं डीबीएमएस के थ्रू। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था व्हाट इज अ क्वेरी। मैंने कल आपको क्वेरी के बारे में भी बताया था, तो मैं यहाँ पर क्वेरी का आंसर आपको बताना चाहूंगा कि क्वेरी क्या होता है। तो इसका आंसर प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको भी पता रहे। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अ क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस टू मैनिपुलेट इट एंड और रिट्रीव इट। आप क्वेरी के थ्रू, जो सपोज आपने कोई टेबल बनाई हुई है, आप उसमें से कुछ डेटा देखना चाहते हैं या फिर उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, वो सारे आप काम कर सकते हैं। और क्वेरी की हेल्प से पर्टिकुलर डेटा आप रिट्रीव करते हैं। मतलब सपोज मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके मार्क्स 60 अबव हैं, और इसके लिए पर्टिकुलर आपको लाइन लिखनी पड़ती है, स्टेटमेंट देना पड़ता है क्वेरी की हेल्प से, तब वो डेटा आपके सामने रिट्रीव होके शो कर देता है। तो ये होता है आपका क्वेरी। फिर आती है बात नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वो है व्हाट इज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, तो उसको भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने कल बहुत सारे कॉलम्स भी बनाए थे, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा
कि जैसे जो फर्स्ट कॉलम होता है वो आईडी का होता है, या फिर हम उसमें रोल नंबर लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जो स्टूडेंट्स के नेम होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो हमको पहचानने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर कॉलम पे प्राइमरी की लगा देते हैं, जिससे कि जो हमारा डेटा होता है, हर रिकॉर्ड एक दूसरे रिकॉर्ड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो किसके थ्रू होता है, वो प्राइमरी की के थ्रू होता है। और प्राइमरी की के बारे में मैं आपको बताना भी चाहूंगा, जो प्राइमरी की होती है इज ईदर एन एग्जिस्टिंग टेबल कॉलम, या तो वो टेबल कॉलम के फॉर्म में होती है, या कोई पर्टिकुलर एक कॉलम आप उसमें बना सकते हैं। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से कॉलम को प्राइमरी की देना है, एंड दैट इज स्पेसिफिकली जनरेटेड बाय द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू अ डिफाइंड सीक्वेंस। वो डेटाबेस के थ्रू अकॉर्डिंगली डिफाइंड रहता है, जिसमें कि ये शो होता है कि हर एक रिकॉर्ड एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। और जनरली मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्राइमरी की लगाई जाती है वो बेसिकली जो फर्स्ट कॉलम होता है आईडी, जिसमें हम डिफाइन करते हैं, या फिर रोल नंबर डिफाइन करते हैं। आप रोल नंबर की जगह स्टूडेंट आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि हर एक रिकॉर्ड एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये कुछ प्राइमरी की के बारे में था। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगा अपने आज के सेशन की तरफ। तो जैसा कि हम कल आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टूल्स के बारे में बता रहे थे, मैंने आपके साथ 3 टूल्स के बारे में कल बात करी। फाइल के बारे में मैंने फाइल में आपको काफी चीजें बताई थी, जैसे कि आप न्यू डेटाबेस बना सकते हैं। अगर ओपन का यूज कर रहे हैं तो ओपन के थ्रू आपका कोई पर्टिकुलर ऑलरेडी फाइल बनी हुई है एमएस एक्सेस में, तो ओपन का यूज करके आप उस पर्टिकुलर फाइल को खोल के उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उसमें आपके पास सेव का ऑप्शन रहता है, सेव एज का ऑप्शन रहता है। तो ये सारे काम आप फाइल का यूज करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें आपके पास क्लोज का भी ऑप्शन रहता है और प्रिंट का भी ऑप्शन रहता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको फाइल टैब में मिलते हैं, तो जो कि बहुत ही इजी होता है इन पे वर्क करना। और इसके साथ साथ जब आप न्यू पर क्लिक करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे अदर टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, जिनका यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और इसके बाद मैंने फिर आपको होम बताया था, जिसमें कि मैंने आपको ये भी दिखाया था कि आप किस तरीके से पर्टिकुलर शीट को देख सकते हैं, अपने डेटा को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें और भी उसमें मैंने आपको बताई थी कि आप फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड के साथ साथ आप किस तरीके से टेबल वगैरह क्रिएट करते हैं। तो ये सब मैंने आपको क्रिएट टैब के थ्रू बताया था। अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो क्रिएट टैब में आपको जाना पड़ेगा। रिपोर्ट्स बनानी है या फिर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेरी का यूज करना है तो क्वेरी के लिए भी आपको क्रिएट टैब के अंदर जाना होता है। ये मैं आज भी एक बार फिर से आपको दिखा दूंगा। और जो हम आज बात करेंगे आपसे, वो 2 टूल्स हैं जो मेन टूल्स हैं, एक्सटर्नल डेटा और डेटाबेस टूल्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़े एडवांस टूल्स हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा कि इसके थ्रू हम क्या क्या वर्किंग कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। तो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर जैसा कि आपका जो आज का फर्स्ट टैब रहेगा वो रहेगा एक्सटर्नल डेटा टैब, जिसमें कि हम इंपोर्ट एंड लिंक्स के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें कि आप पर्टिकुलर डेटा को इंपोर्ट करा सकते हैं। सपोज आपकी कोई एक्सेल पे फाइल बनी हुई है, या फिर एक्सेस में ही कोई फाइल बनी हुई है, या ओडीबीसी डेटाबेस, ओडीबीसी बेसिकली ऑब्जेक्ट डेटाबेस होता है, जिसको कि हम इजिली अपने एक्सेस में इंपोर्ट करा सकते हैं। मतलब इंपोर्ट का मतलब होता है किसी फाइल को लेके आना एक्सेस फाइल में। और उसके साथ साथ अगर हम कोई फाइल इंपोर्ट करा रहे हैं उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम एक्सएमएल फाइल में चाहते हैं पर्टिकुलर डेटा को तो उसकी हम एक्सएमएल फाइल भी बना सकते हैं, या अगर हम टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में चाहते हैं तो टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में भी हम उसको बहुत इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट में बेसिकली डेटा सपोज हमको एक्सेस से एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना है, या फिर टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करना है, या हमको पर्टिकुलर मेल भेजना है,
इस डेटा को लेके, और या फिर हम उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन होता है वर्ड मर्ज का, जिसमें वर्ड में आपने देखा होगा मेलिंग का ऑप्शन रहता है, मेलिंग के थ्रू हम मेल मर्ज कराते हैं। तो वहां पर भी अगर सपोज हमारी कोई टेबल बनी हुई है और उसमें इंफॉर्मेशन है, उन्हीं डेटा को हमको सेंड करना है, सपोज कोई पर्टिकुलर लेटर भेजना है, तो हम वर्ड मर्ज का यूज कर सकते हैं अपने फाइल को एक्सपोर्ट करा के। तो चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आपको काफी कुछ बताने वाला हूं अभी, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो एक बार मैं फिर से कल वाला सब कुछ रिपीट करने जा रहा हूं आपके साथ, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने फाइल के बारे में बताया था, इसमें मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी बताए थे, जैसे होम होता है, न्यू होता है, ओपन का ऑप्शन रहता है। ओपन के बाद इंफॉर्मेशन, जिसमें कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है पर्टिकुलर फाइल के बारे में। सेव आप कर सकते हैं, सेव पर क्लिक करके जिस पर्टिकुलर फाइल पर, अगर सपोज मैं स्टूडेंट डिटेल पे अभी काम कर रहा हूं और मैंने कुछ चेंजेस किए हैं और मुझे क्या करना होगा, सिंपली सेव पर क्लिक करना होगा। तो जो भी मैंने चेंजेस किए होंगे वो सब कुछ सेव हो जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। या अगर हमको सेव करना है इस फाइल को डिफरेंट नेम से हमको सेव करना है, तो हम सेव एज का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन शो हो रहा है। या फिर अगर मुझे प्रिंट कराना है इस पर्टिकुलर फाइल को, तो प्रिंट करा के हम यहाँ से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर हमको प्रिंट प्रीव्यू भी देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रिंट प्रीव्यू खुल गया है। तो इस तरीके से आप प्रिंट प्रीव्यू का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर हमने होम के बारे में आपसे बात करी थी। होम में मैंने आपको काफी कुछ बताया था कि आप क्लिपबोर्ड का क्या यूज होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर के थ्रू आप सॉर्टिंग कर सकते हैं अपने डेटा को। रिकॉर्ड्स के थ्रू अगर आपको कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है इस पर्टिकुलर टेबल में, तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू से आप इंसर्ट करा सकते हैं। अगर सेव करना है तो सेव का भी ऑप्शन रहता है। तो ये सब कुछ मैंने आपको कल बताया था। फिर फाइंड में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 500 हजार लोगों का डेटा है और आप सर्च करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड को, तो आप यहां से फाइंड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सपोज ये हमारा टेबल बना हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करके सपोज हमको इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है, कलर चेंज करना है अपने डेटा का, तो हम यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करेंगे। और बोल्ड हटाना है तो हम बोल्ड हटा सकते हैं यहाँ से। और इसके साथ साथ मुझे इसका साइज भी कम करना है, तो मैं यहाँ से इसका साइज भी कम कर सकता हूं। तो ये सारे ऑप्शंस आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के थ्रू यूज कर सकते हैं। फिर हमने क्रिएट के बारे में आपको बताया था कि क्रिएट का यूज करके आप किस तरीके से टेबल्स बना सकते हैं। आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू, तो यहाँ से आप कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट उठा सकते हैं। उसके बाद हमने क्वेरी विजार्ड के बारे में बताया था कि कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मींस आप पर्टिकुलर टेबल में सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर नहीं देखना चाहते, स्टूडेंट का नेम देखना चाहते हैं और उसके मार्क्स देखना चाहते हैं, तो उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि कोई जो पर्टिकुलर आपने टेबल बनाई हुई है उसके बेसिस पे अगर आपको कोई फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं, फॉर्म, फॉर्म डिजाइन और ब्लैंक फॉर्म। इनका यूज करके आप अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पर फॉर्म विजार्ड का भी ऑप्शन रहता है, तो फॉर्म विजार्ड के थ्रू भी आप ये सारी चीजें करवा सकते हैं। फिर हमने रिपोर्ट्स के बारे में बात करी थी, जिसमें कि मैंने आपको रिपोर्ट भी बना के दिखाई थी कि रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर रिपोर्ट में भी आपके पास 5 ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट रहता है, रिपोर्ट डिजाइन रहता है, उसके बाद ब्लैंक रिपोर्ट रहती है, और इसके साथ साथ रिपोर्ट विजार्ड का भी ऑप्शन रहता है। तो ये सारी चीजें आपने कल समझी, और इसी के आगे मैं आज आगे बढ़ूंगा एक्सटर्नल डेटा की तरफ। एक्सटर्नल डेटा में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। अब सपोज मैं चाहता हूं हमारा जो डेटाबेस है पर्टिकुलर, जो अभी फाइल हमारी खुली हुई है, यहाँ पर मैं किसी पर्टिकुलर फाइल को इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, मींस एक्सेल की फाइल में यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये मैं बंद कर देता हूँ, यस। तो हम न्यू डेटा सोर्स पर जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस
खुल के आ गए हैं। सबसे पहले है फ्रॉम फाइल, मतलब कौन सी फाइल से आप चाहते हैं डेटा को लाना। और उसके बाद आता है फ्रॉम डेटाबेस, अगर कोई पर्टिकुलर डेटाबेस की फाइल बनी हुई है तो आप डेटाबेस का भी यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेस का ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर का भी ऑप्शन है, फ्रॉम एज्योर डेटाबेस, ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है, तो आप इसके थ्रू भी ले सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं कोई पर्टिकुलर फाइल को। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डीबेस फाइल दिया हुआ है, ये भी एक तरीके का डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ आपके पास ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, जैसे शेयर पॉइंट लिस्ट हो गई। अगर कोई आपने फाइल शेयर पॉइंट पर अगर बना रखी है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपनी लिस्ट इंपोर्ट करा सकते हैं। या अदर कोई सोर्स है, सपोज आपका एक्सेस से बाहर कोई आपके पास फाइल पड़ा हुआ है तो अदर सोर्सेस के थ्रू भी आप ला सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक्सेल के थ्रू दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल है हमारे पास ऑप्शन में, HTML डॉक्यूमेंट है, XML है और टेक्स्ट फाइल है। हमको सपोज कोई एक्सेल की फाइल चाहिए तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं ये फाइल नेम पूछ रहा है कि कौन सी फाइल मुझे इंपोर्ट करानी है। तो मैं सिंपली यहाँ से ब्राउज कराऊंगा और सपोज डेस्कटॉप पे मेरी कोई पर्टिकुलर फाइल पड़ी हुई है तो यहाँ से मैं उस फाइल को सेलेक्ट कर सकता हूँ बहुत इजीली। तो ये डेटा नाम की एक फाइल बनाई हुई है मैंने, मैं क्या करूंगा सिंपली इस फाइल को सेलेक्ट कर लूंगा और ओपन पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको ज्यादा ऑप्शंस पर नहीं क्लिक करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, दैट इज इंपोर्ट द सोर्स डेटा इनटू अ न्यू टेबल इन द करेंट डेटाबेस। करेंट डेटाबेस में जो भी आपकी फाइल होगी वो एज इट इज आपको शो करेगा। तो हमको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो डेटा नाम की फाइल बनी हुई है ये यहाँ पर आपको शो कर रहा है। और कौन सी वर्कशीट आपको देखनी है, यहाँ पर 4 वर्कशीट्स हैं, तो आपको कौन सी पर्टिकुलर वर्कशीट देखनी है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है शो नेम्ड रेंजेस। नेम रेंजेस हमको अभी नहीं सेलेक्ट करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट शो करनी है। तो मैंने कहा वर्कशीट 1 और इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ शीट 4 भी है, शीट 2 भी है और शीट 3 भी है। तो मैं सिंपली शीट 1 पर जाऊंगा और सेलेक्ट कर लूंगा इस शीट को और फिर नीचे आऊंगा, यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हमको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है फर्स्ट रो कंटेन्स कॉलम हेडिंग, आपको कॉलम हेडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। सपोज मुझे चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कि हमारी कौन कौन सी हेडिंग्स हैं पर्टिकुलर कॉलम पे, तो मैं यहाँ से इस पर टिक लगा रहने दूंगा, इसको हटाऊंगा नहीं। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ से कॉलम नेम आ रहे हैं लेकिन वो हेडिंग के फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूं तो अगेन ये जो कॉलम नेम्स है, सीरियल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, तो ये सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है एज अ कॉलम में। अगेन हमको क्या करना होगा, हमको फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ देख सकते हैं फील्ड ऑप्शंस कह रहा है, फील्ड नेम सीरियल नंबर दिया हुआ है और डबल टाइप डबल है और इंडेक्स्ड हमको चाहिए, नो पर रह देते हैं। और इसके बाद फिर हमसे नेक्स्ट कॉलम के लिए पूछेगा ये लेट एक्सेस एड प्राइमरी की। अब आप देख सकते हैं जो एक्सेस ने क्या किया है, एक कॉलम अपनी तरफ से ऐड कर दिया है आईडी का। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है लेट एक्सेस ऐड प्राइमरी की, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। या चूज माय ओन प्राइमरी की, मैं खुद का भी प्राइमरी की चूज कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर। या मुझे कोई प्राइमरी की नहीं चाहिए तो मैं नो प्राइमरी की पर क्लिक कर दूंगा। सपोज मैंने कहा लेट एक्सेस ऐड प्राइमरी की, तो उसने क्या किया, एक आईडी नाम का एक कॉलम यहाँ पर बना दिया है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7 आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो गए हैं रिकॉर्ड्स के नंबर और इस कॉलम को इसने प्राइमरी की यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तब हमको क्या करना होगा, सिंपली अगेन हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और इंपोर्ट टू टेबल ये मुझसे पूछ रहा है मैं किस टेबल पर चाहता हूं। मैं सपोज इसका नाम शीट 1 ही देना चाहता हूं तो शीट 1 ही रखेंगे। और यहाँ पर नीचे एक और आपसे पूछा जाएगा
आई वुड लाइक अ विजिट टू एनालाइज माई टेबल आफ्टर इंपोर्टिंग द डेटा। तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने आप एनालाइज करेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। सपोज मैं अभी नहीं चाहता हूं इसको, तो मैं यहाँ से टिक हटा देता हूं और सिंपली मैं क्या करूंगा, फिनिश पर क्लिक कर दूंगा। और फिर लास्ट में आपसे ये भी पूछेगा क्या जो आप इंपोर्ट कराने जा रहे हैं फाइल, आप उसको सेव रखना चाहते हैं। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ सेव इंपोर्ट स्टेप्स। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट डेटा का नाम दे दिया है और सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं स्टूडेंट रोल नंबर या स्टूडेंट मार्क्स। आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर सिंपली आप सेव इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जो होगा आपका डेटा में सेव हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट 1 के नाम से ऐड हो चुकी है टेबल। तो जब आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ शो कर देगा, यहाँ तक कि आईडी भी आ गई है, सीरियल नंबर भी है, नेम ऑफ स्टूडेंट भी है। तो इस तरीके से आप कोई भी पर्टिकुलर फाइल आप यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस भी फाइल को आपको इंपोर्ट कराना है। अब सपोज मैं चाहता हूं इसको रीनेम करना, तो मुझे क्या करना होगा, पहले इस फाइल को बंद करना होगा। अगर मैं ऐसे ही इसको रीनेम करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन नहीं देगा रीनेम करने के लिए, ये बोल देगा यू कांट रीनेम द डेटाबेस ऑब्जेक्ट शीट 1 व्हाइल इट इज ओपन। तो इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपको हमेशा शीट बंद करके ही पर्टिकुलर टेबल को नेम देना है। तो मैं इस पर ओके पर क्लिक कर देता हूं और मुझे सबसे पहले इसको यहाँ से क्लोज करना होगा। मैं यस कहूंगा और अगेन शीट 1 पर आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं रीनेम कर सकता हूँ बहुत आराम से। अब देख सकते हैं, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ स्टूडेंट मार्क्स। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या नेम देना है पर्टिकुलर टेबल को। अब देख सकते हैं सेम टेबल यहाँ पर खुल के आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट करा सकते हैं जो भी फाइल आपको इंपोर्ट करानी है, कोई भी पर्टिकुलर फाइल सपोज। और इसके बाद हम आगे चलेंगे एक्सपोर्ट ऑप्शन की तरफ, एक्सपोर्ट रिबन की तरफ, जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं एक बार आपको दो ऑप्शन इसमें दिखाऊंगा, एक एक्सेल का दिखाऊंगा और एक टेक्स्ट फाइल का दिखाऊंगा। सपोज स्टूडेंट मार्क्स या फिर स्टूडेंट आईडी को हम ले लेते हैं। सपोज इस फाइल को मुझे एक्सेल में सेंड करना है, मैं देखना चाहता हूं कि ये फाइल एक्सेल में कैसे शो होगी। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले फाइल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और या फिर मैं सीधे एक्सेल पर क्लिक करूंगा। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं और ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डॉट XLSX लिखकर आ रहा है। और यहाँ आपसे पूछेगा कि आप फाइल का फॉर्मेट कौन सा देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, जैसे कि एक्सेल बाइनरी वर्कबुक है, एक्सेल वर्कबुक है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 5.0 या फिर 95 वर्कबुक और उसके साथ साथ एक्सेल 97। तो ये कुछ आपके पास चार ऑप्शन शो कर रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको एक्सेल वर्कबुक में ही शो करना चाहेंगे। तो हम एक्सेल वर्कबुक यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर एक ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। ये पूछ रहा है एक्सपोर्ट डेटा विथ फॉर्मेटिंग एंड लेआउट। जैसा डेटा की अभी आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, ये एज इट इज एक्सेल पे शो करेगा। तो मैं यहाँ पर इस पर टिक लगा दूंगा और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन नीचे आपका एक्टिव हो जाता है, जिसमें कि आपसे पूछा जाता है ओपन द डेस्टिनेशन फाइल आफ्टर द एक्सपोर्ट ऑपरेशन इज कंप्लीट। जब आपका एक्सपोर्ट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तब आप फाइल को देखना चाहेंगे, तो अगेन आप यहाँ पर टिक लगा देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर आपके पास फिनिश का ऑप्शन आएगा तो आपके सामने वो फाइल खुल के आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा और ये देख सकते हैं ये फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुल चुकी है आपके सामने एक्सेल में स्टूडेंट आईडी के नाम से। और जैसा कि मैंने बताया था ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने पर्टिकुलर फाइल को एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं। और इसी को एक बार मैं आपको टेक्स्ट फाइल में भी दिखाना चाहूंगा। ये एक्सेल की फाइल है, मैं इसको भी यहाँ से बंद कर देता हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ आपसे ये भी पूछ रहा है सेव एक्सपोर्ट स्टेप्स। अगर आपको इस पर्टिकुलर फाइल को सेव कराना है कि आपने आज के दिन कौन सी फाइल एक्सपोर्ट करी थी, तो विद डिटेल्स ये सेव कर लेता है एक्सपोर्ट ऑप्शन में। तो मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ सेव एक्सपोर्ट।
तो ये सेव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यही सेम फाइल आप टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन रहता है आपके पास। तो एक्सपोर्ट में टेक्स्ट फाइल पर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये जो फाइल बनेगी वो txt नाम की बनेगी, और इसमें भी हम चाहेंगे कि जो एक्सपोर्ट हमारा डेटा हो वो विद फॉर्मेटिंग एंड लेआउट जो एज इट इज हमने लगाया हुआ है, तो उसी के थ्रू ये सब कुछ दिखाए। और इसके साथ साथ जैसे ही हम एक्सपोर्ट करें, ऑपरेशन कंप्लीट करें, हमारे सामने फाइल खुल के आ जाए, फाइल ओपन हो जाए। तो इस पर भी हम टिक लगा देंगे। और इसके बाद हमको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ ओके पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपसे कुछ पूछ रहा है, चूज द एनकोडिंग टू यूज फॉर सेविंग दिस फाइल। इसको आपको टच नहीं करना है दोस्तों, ये बाय डिफॉल्ट विंडोज का ही ऑप्शन लेगा, तो आपको विंडोज पर ही रहने देना है। अगर एनकोडिंग में आप कुछ छेड़खानी करते हैं तो आपका डेटा हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिंबल्स में शो करे या अलग से दिखाए, तो इसको प्लीज मत टच करिएगा। और यहाँ पर सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है, और आप देख सकते हैं ये नोट पैड में हमारी फाइल खुल चुकी है। आप, मैं इसको स्क्रॉल करके भी आपको एक बार दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ सारे के सारे कॉलम्स ऐड हो चुके हैं नोट पैड में। तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट करा सकते हैं पर्टिकुलर फाइल को किसी भी फॉर्मेट में। अगर यही फाइल आपको मेल करनी है तो मेलिंग का भी ऑप्शन रहता है, वो भी मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं फिर से। txt फाइल में ये सेव करेगा एक्सपोर्ट के ऑप्शन के अंदर। तो इसको मैं यहाँ पर सेव के लिए बोल देता हूँ, सेव एक्सपोर्ट। फिर यहाँ पर आपके पास XML का ऑप्शन रहता है, PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको PDF में कन्वर्ट करना है तो PDF का भी ऑप्शन रहता है। तो जो स्टूडेंट मार्क्स वाली फाइल होगी वो PDF में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। अब सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ पब्लिश, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली पब्लिश कर देगा। आप देख सकते हैं ये आपके सामने PDF के फॉर्मेट में खुला हुआ है टेबल। इसमें अगर आपको किसी को भेजना भी है तो आप आसानी से इसको भेज सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये सेम एज इट इज फॉर्मेट में आया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट कॉलम्स ऊपर नीचे हो गए हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी सेटिंग्स होती हैं, वो भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट भी लिख के आ रही है। तो इस तरीके से आप PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर टेबल को। मुझे सेव नहीं करनी है फाइल, तो मैं यहां से इसको क्लोज कर दूंगा। ऐसे ही आपके पास ईमेल का ऑप्शन होता है। ईमेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा किस आउटपुट फॉर्मेट में चाहिए, मींस आपको किस फाइल फॉर्मेट में मेल करना है, एक्सेल में करना है कि HTML में। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, PDF में करना है कि टेक्स्ट फाइल में करना है। तो इनमें से कोई सा भी एक आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सपोज मैं एक्सेल पर ही रहने देता हूँ, एक्सेल वर्कबुक पर ही। और सिंपली मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर आउटलुक वाला पेज खोल देगा, और यहाँ से डायरेक्टली आप सेंड कर सकते हैं अपने डेटा को, अगर आपका आउटलुक कॉन्फ़िगर्ड है आपकी मेल आईडी के साथ। तो ये कुछ ऑप्शन है मेलिंग कराने का। MS एक्सेस के थ्रू बहुत इजी होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और भी आपको क्लियर होंगी। और इसके बाद जैसा कि मैंने वर्ड के बारे में बताया था कि वर्ड में भी आप अपनी पर्टिकुलर टेबल को या पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सपोर्ट करा सकते हैं। सपोज आपको कोई लेटर सेंड करना है और आपने यहाँ पर टेबल बनाई हुई है विद द एम्प्लॉयज नेम या स्टूडेंट डिटेल, जिसमें कि उनका एड्रेस भी है और उसके साथ साथ फोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। तब हम उस केस में वर्ड मर्ज का यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरीके से कुछ आप एक्सपोर्ट का यूज करते हैं और इंपोर्ट के साथ साथ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टैब की तरफ। तो नेक्स्ट टैब में मैं आपको काफी और कुछ भी बताना चाहूंगा इसमें। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सटर्नल डेटा टैब के बारे में बताया, तो इसके बाद हम बात करेंगे डेटाबेस टूल्स के बारे में। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है और इसमें भी काफी सारे टूल्स हैं, रिबन्स हैं, जिनके ऊपर अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपका आता है टूल्स का ऑप्शन, जिसमें कि आपके पास कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डेटाबेस का ऑप्शन रहता है। इसके थ्रू
अगर आपको लगता है कि आपके डेटाबेस में कुछ गड़बड़ी है, कुछ एरर्स हैं, तब उस केस में हम टूल्स का यूज कर सकते हैं। इसमें कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डेटाबेस का ऑप्शन रहता है उसके थ्रू। फिर नेक्स्ट आता है आपके सामने मैक्रो। मैक्रो ये थोड़ा, अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी हुई हैं तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमको काफी सारे स्टेटमेंट्स का यूज करना होता है। अगर हमको प्रोग्रामिंग आती है तो हम इसमें लूपिंग वगैरह लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं इसमें, विजुअल बेसिक का रहता है और रन मैक्रो का रहता है। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका आता है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में भी आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं, ये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि दो टेबल्स के बीच आप रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं। और इसके साथ साथ नेक्स्ट आपका रहता है ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी। अगर सपोज हम देखना चाहते हैं कि एक टेबल दूसरे टेबल के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है, तो वो उसका भी ऑप्शन रहता है, उसको हम देख सकते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट एनालाइज। एनालाइज में हमारे पास भी दो ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें कि डेटाबेस डॉक्यूमेंटर का रहता है, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि उसमें कितने पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, वो कब क्रिएट किया गया था, और उसके साथ साथ कब उसमें चेंजेस किए गए, तो ये सारी चीजें। फिर आता है एनालाइज टेबल। अगर कुछ हमको लगता है कि कोई एरर आ रही है और हम चाहते हैं कि एक्सेस उस एरर को खुद ब खुद एनालाइज करके हमको डिस्प्ले कर दे, तो उसके लिए हमारे पास एनालाइज का ऑप्शन रहता है, एनालाइज टेबल का। फिर आपका जो फिफ्थ आता है दैट इज मूव डेटा। अगर सपोज कोई डेटा को आपको डेटाबेस को मूव कराना है एक्सेस से बाहर या फिर शेयर पॉइंट में मूव कराना है, तो मूव करा सकते हैं पर्टिकुलर डेटा को। वो डिपेंड होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो चलते हैं, इसमें भी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, तो इसको भी प्लीज अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कोई भी पर्टिकुलर एक टेबल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। सपोज स्टूडेंट डिटेल मैंने या स्टूडेंट आईडी ही सेलेक्ट कर ली, तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट आईडी खुली हुई है और स्टूडेंट मार्क्स, दो टेबल्स खुली हुई हैं। और हमको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले डेटाबेस टूल को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डेटाबेस का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर सपोज आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रिपेयरिंग का काम स्टार्ट कर देगा। सपोज हमको अभी नहीं चाहिए, हमको यूज नहीं करना है इसका, तो हम वापस क्या करेंगे, अपने टेबल पर आ जाएंगे, सपोज स्टूडेंट आईडी पर आ जाएंगे। और नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर मैक्रो का ऑप्शन दिया हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है अच्छे से तभी आप इसका यूज कर सकते हैं, विजुअल बेसिक जैसे कि है। और उसके साथ साथ रन मैक्रो का भी ऑप्शन रहता है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी एक मैक्रो बनाया हुआ है जिसमें कि ये आपको शो करेगा रिपोर्ट। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मैक्रो का आप नेम क्या देना चाहते हैं। सपोज मैंने रिपोर्ट के नाम से दिया हुआ है, और मैं अगर इस पर ओके पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे टेबल्स की सारी रिपोर्ट यहाँ पर शो करेगा। और इसके साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन रहता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर डिजाइन व्यू पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं जैसा भी आप मैक्रो लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये सारे कुछ यहाँ पर फंक्शंस हैं जिनका यूज किया जाता है डेटाबेस में पर्टिकुलर डेटा को रिट्रीव करने के लिए। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आना बहुत जरूरी होती है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं, हम वापस डेटाबेस टूल पर आ जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन रहता है वो रहता है रिलेशनशिप्स का। रिलेशनशिप के बारे में जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आप दो टेबल्स के बीच में किस टाइप से रिलेशन शो कर सकते हैं, डिपेंड करा सकते हैं एक टेबल को दूसरे टेबल के ऊपर। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको करके भी दिखाना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, रिलेशनशिप पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ऐड टेबल्स का ऑप्शन है, ऐड टेबल्स हमको करानी होंगी। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट आईडी
ऐड करा लेंगे। ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। और सपोज स्टूडेंट मार्क्स आपको ऐड कराना है अगेन, तो आप स्टूडेंट मार्क्स भी यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। उस पर आपको ओके पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। सपोज ये पर्टिकुलर टेबल अगर आपको हटानी भी है तो आप यहाँ से हाइड टेबल भी कर सकते हैं, हाइड हो जाएगी। और स्टूडेंट मार्क्स को हम यहाँ पर ले आते हैं। और सपोज आप चाहते हैं कि आप इन दो टेबल्स के बीच रिलेशन शो करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट मार्क्स, मैं एक बार इसको भी हाइड करूंगा स्टूडेंट मार्क्स 1 को। और ये दो टेबल्स हैं स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट मार्क्स। अब इन दोनों के बीच आपको रिलेशन दिखाना है तो एक चीज आपको ध्यान देनी होगी दोस्तों कि दोनों टेबल में एक एक प्राइमरी की होना बहुत जरूरी है। अब सपोज आप चाहते हैं कि आईडी टू आईडी यहाँ पर मैच हो रहा है तो हमको क्या करना होगा, सिंपली आईडी पर अपना माउस कर्सर लाएंगे, लेफ्ट क्लिक करके इसको हम सिंपली आईडी पर ही प्लेस कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक विंडो खुल के आई है आपके सामने और जिसमें कि शो कर रहा है स्टूडेंट मार्क्स में हमने आईडी कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है और स्टूडेंट आईडी 1 में भी हमने आईडी सेलेक्ट किया हुआ है, जिससे कि दोनों के बीच हम रिलेशन देख सकें। और इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ क्रिएट का बटन दिया हुआ है तो आपको सिंपली क्रिएट पर क्लिक करना होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक एरो क्रिएट हो गया है। तो ये क्या शो कर रहा है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट मार्क्स के बीच एक रिलेशन बन गया है। और आप इस रिलेशन को अगर देखना चाहते हैं कि कैसे वर्क करता है तो हमको सिंपली क्या करना होगा, हम स्टूडेंट मार्क्स पर आ जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ प्लस सिंबल बन के आ रहा है। आप जब प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये राम नाम का जो स्टूडेंट है उसके यहाँ पर आपको मार्क्स शो कर रहा है आईडी वाली टेबल से। जैसे कि आप देख सकते हैं रोल नंबर 1 यहाँ पर है और आईडी 1 है, दोनों मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को, दो टेबल्स को आपस में लिंक करा सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं दो टेबल्स के बीच। अब सपोज आप सेकंड डेटा को देखना चाहते हैं तो अगेन आपको यहाँ पर प्लस सिंबल पर क्लिक करना होगा। सपोज ये राजू नाम का स्टूडेंट है, इसके भी आप मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। आईटी टूल्स में कितने हैं, विंडोज में कितने हैं, इंटरनेट में इसने कितने मिले हैं इसको, एमएस वर्ड में कितने हैं, एमएस पावर पॉइंट में कितने हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कि आप रिलेशन के ऊपर बहुत आसानी से वर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसको यहाँ से बंद, जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा होगा यहाँ से बंद हो जाएगा। आप सपोज कोई और पर्टिकुलर आपको डेटा देखना है तो यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा को। तो इस तरीके से रिलेशन के ऊपर काम होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो उसको एक बार आप लोग भी जरूर से करके देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और इसके बाद हम अगेन डेटाबेस टूल पर आ जाएंगे। अब आप सपोज चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टेबल में जो दो टेबल्स हैं उनकी हम ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी का एक ऑप्शन दिया रहता है, हमको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके राइट हैंड साइड एक विंडो खुल के आएगी। तो ये हमको दो ऑप्शन पूछेगा, ऑब्जेक्ट दैट डिपेंड्स ऑन मी, मतलब जो स्टूडेंट मार्क्स है उसके ऊपर कौन सी टेबल डिपेंडेंट है। अगर आप देखना चाहते हो तो ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है जो स्टूडेंट मार्क्स का टेबल है उसके ऊपर स्टूडेंट आईडी डिपेंड करती है, मतलब उसके थ्रू वो डेटा शो करती है। तो इस तरीके से आपके पास एक और ऑप्शन रहता है, ऑब्जेक्ट दैट आई डिपेंड ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट आईडी अगेन शो कर रहा है क्योंकि ये दो टेबल्स ही हैं जिनके ऊपर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी का यूज करके या क्लिक करके देख सकते हो कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। और इसमें भी अगर आप क्वेरीज पे काम करना चाहते हैं तो क्वेरी पर आप वर्क कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेरी बनानी है कि नहीं बनानी। तो अभी हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। और इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस डॉक्यूमेंटर, जिसको कि हम जब क्लिक करते हैं इस पर तो ये हमको क्या शो करेगा, ये यहाँ पर हमसे टेबल्स पूछेगा
कि कौन से टेबल का आपको डॉक्यूमेंट देखना है। सपोज मैं चाहता हूं स्टूडेंट मार्क्स और स्टूडेंट आईडी, ये दो टेबल्स को मैं देखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लूंगा, इस पर चेक मार्क लगा दूंगा, और जब ओके पर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मस्ट क्लोज द टेबल फर्स्ट। ये अब मुझसे पहले बोल रहा है कि मुझे पहले टेबल क्लोज करनी है, तो ये क्लोज कर देते हैं यहाँ से दोनों टेबल्स को। तो आप देख सकते हैं इसको जूम करके, और मैं यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहूंगा इसमें नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं, और यहाँ पर इवन यहाँ तक कि आपको ये भी दिखाता है कि सोर्स टेबल का क्या नाम है। और इसके साथ साथ इसमें और भी इंफॉर्मेशन होती है, आप देख सकते हैं, जैसे या रिकॉर्ड काउंट भी दिखा रहा है। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड काउंट 10 शो कर रहा है, कि मतलब इसमें जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो 10 है। और यहाँ पर काफी कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था ऑल्टरनेटिव बैकशेड है, और ये सब का काम नहीं होता। बेसिकली हमको ये देखना होता है कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स बने हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं नेम आईडी है, टाइप लॉन्ग इंटीजर है, तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंटर का यूज कर सकते हैं। और अगर आप दूसरा पेज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पेज लिखा हुआ है और ये एरो बना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सेकेंड पेज पर ले जाएगा, और ये जो आपका रहेगा ये बेसिकली यहाँ पर भी आपको रिकॉर्ड्स शो करेगा कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, और इसमें कौन सा सोर्स टेबल है, कौन से टेबल्स के साथ ये इंटरकनेक्टेड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डॉक्यूमेंटर के थ्रू मिलती है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ तक कि ये कब बनाया गया था सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर डेट भी दे रहा है और पेज नंबर भी शो कर रहा है, और ये कहाँ पर सेव है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कहाँ पर सेव है ये भी आपको शो करेगा। अब सपोज आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू के थ्रू इसको बंद कर सकते हैं, और ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर एनालाइज परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन रहता है। एनालाइज परफॉर्मेंस के थ्रू आप कोई पर्टिकुलर टेबल को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट डिटेल को बोलता हूँ, ओके करूंगा, तो ये क्या करेगा, द परफॉर्मेंस एनालाइजर हैज नो सजेशंस टू इम्प्रूव द ऑब्जेक्ट यू सेलेक्टेड। अभी ये हमको कोई भी सजेशन नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं है या कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस तरीके से आप एनालाइज परफॉर्मेंस का यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर जो नेक्स्ट रहता है आपका, वो रहता है एनालाइज टेबल। अगर कोई पर्टिकुलर टेबल आपको एनालाइज करनी है, और यहाँ से आपको ये भी पूछेगा शो मी एन एग्जाम्पल, तो एवरी रिकॉर्ड यहाँ पर डिटेल दिया रहता है। तो सपोज हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये अभी हमको कोई मिस्टेक भी नहीं शो कर रहा है। हमको सिंपली क्या करना होगा, नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, और यहाँ से पर्टिकुलर टेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज स्टूडेंट डिटेल मैंने सेलेक्ट किया, ओके पर यहाँ यस लेट द विजर्ड डिसाइड, मतलब मैं चाहता हूँ जो भी प्रॉब्लम हो वो विजर्ड डिसाइड करे कि मतलब उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो कह रहा है द विजर्ड रिकमेंडेड नॉट स्प्लिटिंग योर टेबल इफ यू वांट मैनुअली टू स्प्लिट। अगर मैं चाहूँ तो इस टेबल्स को स्प्लिट कर सकता हूँ दो पार्ट्स में, तो मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि ये जो मेरी टेबल है वो स्प्लिट हो और एज इट इज रहे। और इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, यू डिड नॉट स्प्लिट योर टेबल प्लीज स्प्लिट इट, ये फिर से बोल रहा है जिससे कि ये एरर्स चेक कर सके। तो मैं अभी इस पर ओके पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से इसको कैंसिल कर दूंगा। तो ये हम वापस आ गए यहाँ पे। और इसके बाद आपके पास एक्सेस डेटाबेस का ऑप्शन रहता है जिसके थ्रू आप स्प्लिटिंग कर सकते हैं अपने टेबल को, अगर आप स्प्लिट कराना चाहते हैं तो। उसके साथ साथ शेयर पॉइंट का ऑप्शन रहता है कि आप क्या करना चाहते हैं शेयर पॉइंट साइट पर। तो अभी इसका हमको यूज नहीं करना, तो हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से आपके पास डिजाइन का ऑप्शन भी रहता है रिलेशनशिप के अंदर ही, जिसमें कि आप अपने रिलेशनशिप को एडिट कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहते हैं स्टूडेंट मार्क्स और आईडी के बीच, तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो अभी कोई एडिटिंग हमको नहीं करनी। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो ये आपसे पूछता है द लेआउट ऑफ द रिलेशनशिप विंडो विल बी क्लियर्ड
आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप अगर यस पर करेंगे तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और अगर रिलेशनशिप की भी रिपोर्ट देखनी है आपको तो रिलेशनशिप पर आपको क्लिक करना होगा। अभी ये कुछ भी नहीं शो कर रहा है क्योंकि मैंने लेआउट को क्लियर कर दिया है, तो इस वजह से। और यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे और ये यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली रिपोर्ट बन के आ रही है। और इसको मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये यहाँ से मुझे अगेन पूछेगा सेव करने के लिए, मैं इसको नो कर दूंगा। अगेन सपोज रिलेशनशिप पर आपको कुछ देखना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा, या फिर आप यहाँ से शो टेबल्स कर सकते हैं। शो टेबल्स, कौन कौन सी टेबल्स आपको देखनी है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट मार्क्स, दोनों टेबल आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। और अगेन आप रिलेशनशिप देख सकते हैं दोनों के बीच। सिंपली टेबल्स आपको क्लिक करनी होती है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे आपसे थोड़ा डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि मैं आपको एक्सेल और एक्सेस के बीच क्या डिफरेंस होता है ये भी बताना चाहूंगा। कई बार होता है कि हमको कंफ्यूजन होता है कि एक्सेल और एक्सेस सेम तरीके से काम करते हैं, तो इसको भी प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक्सेल होता है उसमें स्प्रेडशीट होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाया गया है। और जो स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर होते हैं वो मैक ओएस के लिए अलग होते हैं, एंड्रॉयड के लिए भी होते हैं और आईओएस पे भी वो काम करते हैं। उसी तरीके से जो एक्सेस होता है ये एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जो कि कंबाइन करता है रिलेशनशिप माइक्रोसॉफ्ट डेटा बेस इंजन के साथ साथ इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस भी होते हैं। और आप अपने डेटाबेस को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ भी इंटरलिंक्ड करा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सेल की तो डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी इज लेस देन एक्सेस। जो एक्सेल होता है उसमें बहुत कम ही डेटा स्टोर हो पाता है। और अगर एक्सेस की हम बात करें तो एक्सेस में एक्सेल से ज्यादा स्पेस होती है और एक्सेल में हम ज्यादा से ज्यादा अपने डेटा को सेव करा सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें चार्ट्स वगैरह की तो एक्सेल में जो हम चार्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं या फिर ग्राफ्स बनाते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं, और उसके साथ साथ एक्सेस में हम सिंपली डेटा को स्टोर कराते हैं और डेटा को मैनेज करते हैं डेटाबेसेस की हेल्प से, जैसे कि मैंने आपको क्वेरी वगैरह के बारे में अभी बताया था। और एक्सेल की अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे तो एक्सेल में क्या होता है, ये बेसिकली जो फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट होते हैं वो लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा एक्सेल को। और जो एक्सेस होता है जो स्मॉल बिजनेस हो गए या फिर बिग बिजनेसेस हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वो एक्सेस का यूज करती हैं। और इसके साथ साथ जो एक्सेल होता है नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है नॉन रिलेशनल का। एक्सेल में किसी भी टेबल को या किसी भी शीट को आप लिंक नहीं करा सकते। यहाँ एक्सेस में आप एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ आराम से रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक डिफरेंस है दोनों के बीच। फिर जो लास्ट में आता है, एक्सेल जो होता है वो थोड़ा इजी होता है एक्सेस के बशर्ते आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं एक्सेस के ऊपर, और एक्सेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है तो इसके लिए थोड़ा आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। तो आगे बढ़ेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहूंगा असाइनमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद ब खुद लिखें। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है नेम एनी टू रिबन्स इन एक्सटर्नल डेटा टैब। मैंने जो आपको एक्सटर्नल डेटा टैब के बारे में आज बताया उसमें आपको दो रिबन्स के नाम बताने हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द यूज ऑफ रिलेशनशिप इन एमएस एक्सेस। रिलेशनशिप का क्या यूज होता है एमएस एक्सेस में। फिर उसके साथ साथ हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज एनालाइज। एनालाइज का क्या यूज होता है इसको आपको बताना है। फिर नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन एक्सेल एंड एक्सेस। एक्सेल और एक्सेस के बीच किन्हीं दो डिफरेंस को आपको डिफाइन करना है। आई होप ये क्वेश्चंस आप जरूर से करेंगे
कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा आज का सेशन अटेंड करने के लिए। इसी तरीके से आप और भी हमारे सेशंस अटेंड करते रहिए और नॉलेज लेते रहिए। मैं अपनी पूरी एपीएलएल की टीम की तरफ से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।